Hello everyone. Am I audible? If yes, say yes in the chat box. Everybody. Okay, Jyoti. Okay, Vipul. Great. चलो ठीक है. Okay guys. So welcome to the session. आज हमने आपके लिए एक सेशन रखा है. बी स्कूल टॉक जो हमारे स्टूडेंट्स हैं प्रथम एंड उत्सव. सो आई हार्टली वेलकम टू उत्सव एंड प्रथम कि आज आपने टाइम निकाला है हमारे स्टूडेंट्स के लिए फॉर बी स्कूल टॉक. सो वेलकम उत्सव एंड वेलकम प्रथम. या आप अपने आप को अनम्यूट रख सकते हो और प्रथम इफ यू आर कंफर्टेबल सो आप अपना वीडियो फीड ऑन रख सकते हो. Thank you, sir. Thank you so much for the kind welcome. Yeah. Yep. Okay. प्रथम अगर ओके प्रथम आप अनम्यूट अपने आप को करके बोल सकते. ओके. Thanks a lot, sir, for bringing us to this talk. It's a great pleasure. Yeah, thank you for coming. Thanks a lot for coming. So first ये सेशन के बारे में मैं थोड़ा ब्रीफ कर लेता हूँ. आज का ये सेशन रखा है इन स्टूडेंट के लिए जो कैट 22 या कैट 23 को टारगेट कर रहे हैं. अभी उन्होंने जस्ट सोचा है कि सर हमें कैट लिखना है या हमें कैट के लिए प्रिपेयर करना है. सो आपका गाइडेंस उनके लिए बहुत काम आने वाला है कि आपने किस तरीके से प्रिपेयर किया था. सो गाइज मैं आपको बता दूं कि उत्सव इज फ्रॉम IIM बैंगलोर. उन्होंने IIM बैंगलोर से पास आउट हुए और प्रथम इज फ्रॉम IIM रोहतक. सो ये दोनों स्टूडेंट्स ने IIMs को क्रैक किया है और उन्होंने क्या अपनी जर्नी किस तरीके से जी है, उन्होंने क्या प्रिपरेशन किया है, उन्होंने कब सोचा था कि हम कैट करेंगे और हम IIM, क्योंकि हर एक स्टूडेंट का गोल होता है MBA करने का IIMs का कि हमें IIMs में तो जाना है सर, राइट. बट यार वो सिर्फ सपना ना रह जाए तो उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है. तो इन स्टूडेंट्स ने जिन्होंने ऑलरेडी IIM पास आउट कर लिया है तो उन्होंने क्या मेहनत किया था, उन्होंने किस तरीके से प्रिपरेशन किया था, तो आज हम पूरी उनकी जर्नी जानेंगे इस सेशन के अंदर. सो फर्स्ट प्रथम आप अपने आप को इंट्रोड्यूस कर लीजिए कि आपका बैकग्राउंड क्या था, राइट. मींस आपका स्टडी बैकग्राउंड क्या था और आपने आगे IIMs के अंदर जैसे आपने स्टार्ट किया सो आपने किस स्ट्रीम के अंदर स्टार्ट किया. तो बेसिक इंट्रोडक्शंस आपका आप खुद ही अपने आप को इंट्रोड्यूस कर दीजिए. So hi all, my name is Pratham Garg and I have completed my MBA from IIM Rohtak this year itself. So currently I am working with Capgemini as a consultant. So prior to MBA, I have done my BMS, Bachelor of Management Studies from the University of Delhi. And during my MBA, I have done specialization in marketing and finance. At IIM Rohtak, we can do dual specialization. So I've done specialization in marketing and finance. So yes, this was my basic introduction. Okay. Yeah. Utsav, over to you. Yeah, sure. Thank you, Shailesh. Thank you, Pratham. So good morning, everyone. I'm Utsav. I recently graduated from IIM Bangalore. So I'm currently working with Arthur D. Little, which is the oldest management consulting firm in the world. Before joining IIM Bangalore, I completed my chartered accountancy. So I'm also a CA, and I have worked for around 3 years with companies like EY, KPMG, and ITC across different sectors and different profiles. And yeah, the journey of IIM has been a dream for me, as it is for all of you. And it has been fantastic that I'm coming here and speaking to all of you. It gives me really a position of privilege to talk to you, and if lots of you get into IIMs, it would be really good for me as well. Right. Yeah. So Utsav, you are from very diverse background. क्योंकि आपने बोला कि मैंने CA सर किया हुआ है, right? So why MBA? आपने MBA के लिए क्यों सोचा? क्योंकि ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं कि जो डाइवर्स बैकग्राउंड से होते हैं, तो क्या उनको MBA सोचना चाहिए और आपने पर्टिकुलर MBA क्यों सोचा? That's a really interesting question, sir. मुझे लगता है कि सारे फील्ड्स में आपको टेक्निकल सीखने को मिलता है. लाइक एज अ CA मुझे फाइनेंस का काफी नॉलेज था. सो मैं जहां भी जाता था आई यूज्ड टू गेट अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट फाइनेंस के काफी रोल्स मुझे मिलते थे.
बट एक चीज जो लैक करती थी वो थी कि कनेक्टिंग फाइनेंस विद द बिजनेस एस्पेक्ट, राइट? बिकॉज आप जब भी कोई बिजनेस देखते हो तो यू डोंट ओनली लुक एट देयर फाइनेंशियल एस्पेक्ट, यू लुक द बिजनेस एज अ होल। राइट। तो मेरे प्रोफाइल में वो कमी थी कि मैं खाली फाइनेंशियल पार्ट देख सकता था, बिजनेस का पूरा पार्ट नहीं देख सकता था। ओके तो ओके मुझे लगा कि एमबीए इज द ओनली वे जिससे आप पूरा बिजनेस को एनालाइज कर सकते हैं, नॉट ओनली फाइनेंस। बट एट द सेम पॉइंट आई वुड से कि फाइनेंस हैज रियली हेल्प मी टू अंडरस्टैंड बिजनेस बेटर, क्योंकि फाइनेंस इज लाइक द लाइफलाइन ऑफ बिजनेस, राइट? को अगर आपको उसका काफी नॉलेज है और आप उसके साथ बिजनेस का कंबाइन करते हो तो इट वुड बी अ किलर कॉम्बिनेशन। So राइट। that is why I, decided to do MBA. ओके ओके ओके। सो गाइस, मैं उत्सव के पॉइंट में थोड़े मेरे पॉइंट्स ऐड करूंगा कि देखो, है ना, आप कोई भी अगर आप एमबीए बनते हो, है ना, तो आप चाहे आप खुद का बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो या फिर आप चाहे कोई कंपनी के अंदर कोई अच्छे अच्छे डेजिग्नेशन पे जाना चाहते हो, लाइक सीईओ टाइप के डेजिग्नेशन पे जाना चाहते हो, तो उसमें जरूरी नहीं है कि यार मुझे सिर्फ मार्केटिंग आना चाहिए या सिर्फ मुझे फाइनेंस आना चाहिए, सिर्फ मैं एचआर बन के रह जाऊंगा, राइट? वहां पे आपको सारी चीजें आनी चाहिए, क्योंकि एज ऑफ नाउ अगर आपको कुछ बड़े लेवल पे या कुछ बड़े लेवल पे हासिल करना है या आपको अच्छे डेजिग्नेशन पे जाना है, तो आपको सारी चीजें कंबाइन आनी चाहिए। रीजन क्या है कि लेट्स एग्जांपल आप मार्केटिंग के पर्सन हो, राइट? आप कोई भी कंपनी का मार्केटिंग और सेल्स देख रहे हो, सो आपको फाइनेंस भी पता होना चाहिए। रीजन कि यार आपको सपोज 2 करोड़ के होर्डिंग्स लगाने हैं, लेट्स एग्जांपल, मुझे पूरा मार्केटिंग करना है, सो आपको फाइनेंस पॉइंट भी आएगा कि यार मैं कितना कॉस्टिंग कर सकता हूँ, है ना, तो कंपनी का रेवेन्यू कितना है, मैं मेरा कितना कॉस्टिंग उस पर लगा सकता हूँ। आप फाइनेंस वाले जो मैनेजर्स है उनसे डिस्कस कर सकते हो। सो अगर आपका फाइनेंस स्ट्रॉन्ग है या अगर आपको बंदों की भी जरूरत पड़ती है ना, रिक्रूटमेंट की भी जरूरत पड़ती है, तो आपके टीम में कितने मेंबर्स होने चाहिए, तो एचआर भी आपको देखना पड़ता है। सो आपको ओवरऑल सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। दैट्स व्हाई अगर एमबीए, अगर आप टॉप 20 स्कूल्स की बात अगर करें, तो वो ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ एक ही, आपने मार्केटिंग में किया तो सिर्फ आपको मार्केटिंग सिखाया जाएगा, वैसा नहीं होता, राइट? वहां पे आपको ओवरऑल सारी चीजें आपको सिखाई जाती है, राइट? यस प्रथम, प्रथम ओवर टू यू कि आपने क्यों एमबीए सिलेक्ट किया? So my reason for selecting MBA, I don't have any such work experience with Utsav. Where I'm not here. I just completed my bachelor's and I've joined MBA. The reason being, I've done BMS, Bachelor of Management Study. So during my studies, what I realized was that I haven't got that exposure which I should get before entering into the corporate world, because I thought I'm not corporate ready at all. I Okay. need to learn more things, because in my batch all of them were of my age, or in my bachelor's college. But when I switched to an MBA, there were very diverse background which I found. Like someone like Utsav was also in my batch, someone from engineering was also in my batch, someone a medical student was also my batch. So I was able to connect with them. I was able to talk to them. I was able to learn from them a lot. So I had this perspective कि I need to learn from diverse backgrounds, which would help me to grow in my future. ओके So that was my reason to do an MBA. ओके ओके ओके। मीन्स कि अगर आप अच्छे भी स्कूल्स के अंदर जाते हो, राइट, तो वहां पे ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ सब कॉमर्स के ही स्टूडेंट आए, राइट? कोई एमबीबीएस आते हैं, कोई वर्क एक्स स्टूडेंट्स भी आते हैं जिनके पास ऑलरेडी 5-6 साल का एक्सपीरियंस हो या खुद अपने स्टार्टअप रन कर चुके हो, तो वो एक्सपीरियंस भी गेन करना बहुत इंपॉर्टेंट है और वो एक्सपीरियंस ड्यूरिंग द स्टडी मिलता है, राइट? उन लोगों के साथ अगर आप जब पढ़ते हो, इसीलिए बोलते हैं ना कि आईएम्स में क्यों सर इतने अच्छे प्लेसमेंट मिलते हैं, या आईएम्स के अंदर क्यों आईआईएम का इतना अच्छा वो रुतबा है कि सब आईआईएम में जाना चाहते हैं, क्योंकि वहां पे ओवरऑल देखा जाता है, ओवरऑल दूसरे ऐसे भी स्टूडेंट्स को वो लोग रिक्रूट करते हैं, उस ऐसे स्टूडेंट को एडमिशन देते हैं कि आपको ओवरऑल पूरे मार्केट का आपको नॉलेज मिले। ओके गुड। सो प्रथम, आपने प्रिपरेशन कब से स्टार्ट किया था? आपने, अगर आपने जब कैट लिखा तो आपने कैट का प्रिपरेशन कब से स्टार्ट किया था? So actually, I started preparation. My CAT was in 24th November, so I started preparation from January that year itself. ओके So that's around a good 10 to 11 months. What I would suggest is you can start preparation whenever you feel like, yeah, I should start it. I don't have me. I want to give CAT. CAT मेरे लिए जरूरी है, मेरे को CAT देना है. I should start preparation. There is no right time. There is no wrong time. मतलब I have seen people who have prepared for 2 years also. I've seen people who have prepared for 6 months also. So ऐसा मैटर नहीं करता कि कौन सा राइट टाइम अकॉर्डिंग टू मी. तो मैंने जो करा था जैन से स्टार्ट करा था सर. ओके ओके। और आपने मतलब जब शुरुआत किया था, ठीक है, क्योंकि अभी बहुत बार स्टूडेंट्स ये बोलते हैं ना कि सर हमारा मतलब कैट के लिए इंग्लिश
अच्छा होना बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट? सो जब आपने स्टार्ट किया था कैट प्रिपरेशन, तो आपने शुरुआत के 2-3 महीने के अंदर किस तरीके से प्रिपरेशन स्टार्ट किया? क्योंकि आपका कॉलेज होगा, है ना, कॉलेज के साथ साथ स्केड्यूल करना, तो वो स्टूडेंट के लिए बहुत दिक्कत हो जाती है। सो आपने किस तरीके से अपना प्रिपरेशन स्टार्ट किया था? तो सर आप जैसे बोले इंग्लिश की प्रॉब्लम, तो मेरे साथ भी इंग्लिश की प्रॉब्लम हमेशा से रही है। राइट। ओके, सो व्हाट आई पर्टिकुलर डिड वाज कि स्टार्टिंग से मैं रीडिंग हैबिट डेवलप करी मैंने थोड़ी सी। आई Okay. यूज्ड टू रीड अ लॉट, आई यूज्ड टू डू आरसीज अ लॉट, आई यूज्ड टू डू पैराजंबल्स अ लॉट। रीजन बीइंग कि आई नो दैट दिस इज माय वीकर सेक्शन। आई वाज बिट गुड विद quant and logical reasoning, so what I my major focus was English only, verbal ability section only. So I prepared for it daily on a regular basis without a fail. I might miss studying quant and logical, but I would obviously read something which would help you in further also. Like in GDPI, anything can be asked. Means you don't know what would be asked to you. So you need to read and read a lot. You need to get exposure of the whole world, like fr- from all around. So you राइट। don't know what can be asked. राइट, राइट। यस उत्सव, उत्सव आपने कब से प्रिपरेशन अपना स्टार्ट किया था कैट का? Sure, sir. हाँ, so मेरा थोड़ी स्टोरी अलग है. So I just started 5-6 months back, before CAT, because मुझे करना तो था IIM, लेकिन at the same point मुझे ये भी था कि मुझे पहले थोड़ा वर्क एक्स लेना है, because once you get some work एक्स और उसके बाद आप IIM जाओ तो you can grab some more stuff in easy way. राइट। तो मैंने वही सोचा था कि करना है. So before 5-6 months of CAT I started my preparations. और इम्पोर्टेंट एज प्रथम सेड कि ये इम्पोर्टेंट है कि आप कहाँ पे हो अभी, मतलब एंड वेर यू वांट टू गो, बिकॉज सबका अलग अलग ग्रास्पिंग पावर होता है, सबका अलग अलग वे ऑफ लर्निंग होता है. तो राइट। किसी को अगर 2 साल लग रहे हैं तो किसी को 5 महीने भी लग सकते हैं. सो इट डिपेंड्स कि आप कहाँ पे खड़े हो और आप अपना असेसमेंट करो कि मुझे 1 साल लगने वाला है सारा प्रिपेयर करने में, और उस हिसाब से आप डिसीजन लो कि कब कैट अपीयर करना है और कब प्रिपरेशन स्टार्ट करना है. दिस वुड बी माय टेक फॉर ऑल ऑफ पीपल हियर. राइट, राइट, ओके। सो उत्सव, अभी स्टूडेंट्स, मतलब बहुत सारे स्टूडेंट ऐसा होता है कि यार कैट तो इजी होता है, राइट? मतलब वहाँ पे इंग्लिश आता है, वीआरसी आता है, एलआरडी आता है और कॉन्ट आता है। अगर जो बहुत सारे स्टूडेंट इंजीनियर्स भी जो होते हैं, उनका तो मैथ्स थोड़ा अच्छा होता है, लाइक कॉन्ट्स, और वो पोर्शन में दिक्कत नहीं आता। सो क्या आप सजेस्ट करते हो कि स्टूडेंट के भी, यहाँ पे मेरे पास क्वेश्चन आए थे कि सर हम साल प्रिपेयर कर रहे हैं, राइट? तो साल प्रिपरेशन में क्या ध्यान देना चाहिए? अगर मैं 1 साल का प्रिपरेशन लेके चल रहा हूँ और अगर मैं साल प्रिपेयर कर रहा हूँ, तो क्या वो सफिशिएंट है, या कहीं ना कहीं मुझे कोई मेंटर चाहिए, कहीं ना कहीं मुझे कोई इंस्टीट्यूट चाहिए, है ना, कि वो आपको अच्छे से डायरेक्शन दे सके? क्योंकि आपने ऑलमोस्ट 6-7 मंथ के अंदर आपने बोला कि मैंने 5-6 मंथ में प्रिपेयर किया है, तो क्या ये हम साल कर सकते हैं क्या 5-6 मंथ के अंदर, या प्रथम 1 साल में आपने प्रिपेयर किया है, तो क्या ये साल पॉसिबल है कि हम 1 साल में कर सके, या मुझे डायरेक्शन की जरूरत पड़ती है? So I'll take up that question, Okay. Ailesh sir. So I think डायरेक्शन काफी जरूरी है, बिकॉज द थिंग इज कि अगर कोई भी जिन्होंने पहले ये एक्सपीरियंस है, जैसे इंस्टीट्यूट्स है या कोचिंग क्लासेस है या फिर कोई मेंटोर है जिन्होंने ये प्रॉब्लम और ये प्रोसेस काफी बार फेस किया है उनके स्टूडेंट्स के साथ, राइट? तो उनको काफी आइडिया रहता है कि हाउ दिस थिंग्स वर्क, राइट? तो Right. अगर आप कोई चीज पहली बार कर रहे हो तो आपको पता नहीं होता है, राइट, कि कैसे करना है. 2-3 बार आपने किया, फिर चौथी बार 5वीं बार आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे करना है. इट्स लाइक साइकिल, राइट? पहली बार आप साइकिलिंग करते हो तो गिर जाओगे, Right. लेकिन फिर आप कंटिन्यूअस प्रैक्टिस करोगे तो नहीं गिरोगे. लेकिन कैट ऐसा है कि आप एवरी टाइम दे के, या आप 5-6 साल नहीं अपने वेस्ट कर सकते, राइट? Right. यू हैव टू क्रैक इट एट द फर्स्ट और सेकेंड अटेम्प्ट, अदरवाइज आपका एज निकल जाएगा, फिर आपके दूसरे प्रायोरिटीज हो जाएंगे, घर पे प्रेशर आ जाएगा. सो इम्पोर्टेंट यही है कि आप फर्स्ट या सेकेंड अटेम्प्ट पे अच्छे से आप निकलो, और उसके लिए यू नीड क्वालिटी गाइडेंस फ्रॉम मे बी इंस्टीट्यूट, मेंटोर, कोई सीनियर्स है उनके पास आप जाओ और राइट गाइडेंस लो. दैट इज माय टेक, आई वुड से. Right. Right. Yeah. Thank you. या प्रथम आपके कोई पॉइंट्स है इसमें? Just to add to Utsav's point, mainly mentorship would help in a routine. मतलब अगर आप खुद से प्रिपेयर कर रहे हो तो यू वुड थॉट कि चल आज तो यार ये काम आ गया, आज नहीं कल करता हूँ मैं, आज तो ये आ गया, आज नहीं कल करता हूँ. So it would be on delay on a regular basis. But during a mentorship, the mentor would guide you कि हाँ, you need to have this type of study plan, you need to study this, you need to give mocks on this frequency.
मीन्स ह्यूमन इज अ प्रोक्रेस्टिनेटर, एवरीवन इज अ प्रोक्रेस्टिनेटर, right. हर कोई अपने लाइफ में फेस करता ही है ये issue. तो मेंटरशिप आल्सो हेल्प्स इन दिस रिड्यूसिंग योर प्रोक्रेस्टिनेशन. Okay, So okay. that's from my Good. side. So उसमें एक और मेरा क्वेश्चन है कि अगर हम आईएम्स में जाए या लोकल एमबीए कॉलेजेस के अंदर जाए, राइट, क्योंकि अभी आईएम का क्रेज है, सो हम आईएम्स में जाए तो व्हाट यू लर्न फ्रॉम आईएम्स, मतलब आपको आईएम्स में क्या लाइफस्टाइल रहता है, आईएम्स क्या आपको सिखाता है, उनके स्केड्यूल्स कैसे होते हैं, क्योंकि जनरली स्टूडेंट्स को मैंने देखा है ड्यूरिंग माय टीचिंग लाइफ कि स्टूडेंट ना कंफर्ट जोन से बाहर आना नहीं चाहते, है ना, उनको ऐसा लगता है कि ठीक है सर, दिन के जब भी आप, जैसे आपने बोला कि सर हम ना कल करते हैं, परसों करते हैं, राइट, सो वो कंफर्ट जोन से बाहर आना नहीं, सर फ्रेंड की शादी है ना, फ्रेंड का बर्थडे है, तो वो सारी चीजें उनको एंजॉय करनी होती है। सो हमें वो कंफर्ट जोन से क्या बाहर आना चाहिए, या फिर हम कंफर्ट जोन में रह के भी कर सकते हैं, और वो क्या आईएम हमें क्या सिखाता है ताकि आईएम्स के स्टूडेंट को इतने अच्छे पैकेज मिलते हैं। सो व्हाट यू लर्न फ्रॉम आईएम्स, या प्रथम, ओवर टू यू। सो अगर आप कैट की प्रिपरेशन करते हैं तो वो भी एक पूरी जर्नी है, मतलब ऐसा नहीं है कि आपका एक प्लेन रोड है, आप चले जा रहे हैं और सीधा आप पहुंच जाएंगे. सो देयर वुड बी स्पीड ब्रेकर्स, तुम्हारे मॉक में लो स्कोर हो रहा है, एनीथिंग वुड बी देयर कि तुम्हारे और कुछ फैमिली इश्यूज आ गए, कुछ भी हो सकता है. तो आपको एक पहली बात एमबीए जर्नी मतलब एडमिशन के अंदर ही आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर आना पड़ेगा थोड़ा. तो ड्यूरिंग एमबीए देयर आर वैरायटी ऑफ थिंग्स जिसकी वजह से आप अपने को कंफर्ट जोन से बाहर रहे, जैसे सर ने कहा शेड्यूल. So sometimes schedule would be you can only sleep 2-3 hours because there are so many submissions, right? So many society committee work, anything, so many competitions going on, corporate competition going on, placements are going on, you need to study, you would be partying with your friends, anything can happen. So comfort zone से आप बाहर नहीं आएंगे तो possible ही नहीं है to pursue your MBA from an IIM or any institute, I would say, right? और आईआईएम की थोड़ी जर्नी, मतलब आईआईएम्स के अंदर क्या ऐसा तो सिखाया जाता है ना, कि आईआईएम्स के अंदर लाइक आप फर्स्ट ईयर ऑफ एमबीए के अंदर जब गए थे तो व्हाट यू फील, और आपने मतलब जब प्रथम आईआईएम के अंदर एंट्री लिया तब प्रथम क्या था, और आईआईएम के बाहर निकलने के बाद प्रथम में क्या चेंजेस फेस किए? So personally speaking कि I had bad presentation skills, मतलब मेरे को स्ट्रेट फ्राइट था, मैं स्टेज पे खड़ा होकर नहीं बोल सकता था बिल्कुल भी. Right. But one of the biggest improvement which I've seen in myself. So after doing an MBA, I'm quite okay with speaking on any stage. I can speak anywhere. If you make me stand की speak on this, I will speak on that. No issue in that. Second thing is कि starting के अंदर जब आप जाते हैं first year के अंदर, so you are all new. मतलब वहाँ पर अगर आप जाएंगे आपको लगेगा मैं कहाँ आ गया. मतलब for me it happened. I don't know if you all will face it or not, but for me it happened कि I went and I saw what it is. Because I'm seeing that someone is 10 years older than me studying with me. I have to talk with him, how to deal with him. In some projects I need to get work done from him also. So that's Right. also a difficult task. You can ask your junior to do a work, but if someone is like senior from in age also 7-8 years, भैया भैया है कोई तो, you can't मतलब एकदम openly नहीं बोल सकते आप कि ये करके दे दो Right. और anything like that. तो ये सब भी मतलब आपको धीरे धीरे जो आपकी चीजें होती है आपको कंफर्ट जोन से बाहर ले जाती है. एंड सेकंड थिंग इज कि नेटवर्किंग स्किल्स आपकी बहुत इंप्रूव होती है. एंड अगर आप वहां जाकर अगर अपनी नेटवर्किंग स्किल्स इंप्रूवमेंट नहीं करते तो आई वुड से दैट यू हैव नॉट डन द एमबीए टू इट्स फुलेस्ट. नेटवर्किंग आपको वहां करनी पड़ेगी हर किसी से. आपको लगेगा कि मैं इससे तो क्यों ही करूँ, ये मेरे क्या काम आएगा, काम के लिए नहीं, बट डेवलपिंग योरसेल्फ इज आल्सो वन थिंग. सो Right. networking is important in that sense also. या थैंक यू प्रथम. सो गाइस देखो, यहाँ पे क्या होता है, जब आप वहाँ पे आईएम्स के अंदर जाते हो या टॉप बी स्कूल्स के अंदर जाते हो तो वहाँ पे ऐसा जरूरी नहीं है कि सब फ्रेशर आके बैठे है ना, वो 5-5 7 साल के वर्क एक्स लोग भी आके बैठे, तो आपको उनके साथ डील कैसे करना है ना, वो भी आईएम्स के अंदर मतलब फर्स्ट टाइम है, आप भी फर्स्ट टाइम हो, तो डील विद देम. कभी कभी ऐसा होता है कि उनके साथ आपको प्रोजेक्ट्स भी करने होते हैं, सो वो कैसे आपको डील करना है, प्रेजेंटेशन स्किल, आए दिन प्रेजेंटेशन होते हैं, केस स्टडीज होती है, सो डेफिनेटली एज अ पर्सन आप अपने आप को फील कर पाओगे कि हाँ यार मैंने कुछ तो गेन किया है जो अभी तक ये सारी चीजों से हम भागते आए हैं, राइट. या उत्सव, आप थोड़ा उस पर लाइट डालिए कि क्या कंफर्ट जोन से बाहर आके अगर हम प्रिपेयर करें
या कंफर्ट जोन से बाहर आना चाहिए, या जैसे कि आपने भी पहले तो ऐसा ही सोचा होगा ना कि यार चलो होता है चलता है, क्योंकि हर कोई स्टूडेंट का वही होता है माइंडसेट 11th-12th तक या ग्रेजुएशन तक कि सर चलो धीरे धीरे करते हैं। बट आईएम्स क्या आपको कंफर्ट जोन के बाहर लाने में मजबूर कर देती है, या आप ऑटोमेटिकली वो जर्नी में आप बाहर आ जाते हो कंफर्ट जोन से? और दूसरा कि हाउ आपका आईएम के अंदर, जैसे आईएम बैंगलोर में आपने किया है, तो फर्स्ट ईयर ऑफ आईएम बैंगलोर मतलब जैसे ही आपने एंट्री लिया तब उत्सव कहाँ पे थे, और आफ्टर आईएम्स मतलब व्हाट यू फील कि आपने आपके अंदर क्या चेंजेस आए? श्योर श्योर सर। सो पहले तो मतलब मुझे लगता है कि देर आर टू फेजेस, राइट। एक है आईएम में आप पहुंचे उससे पहले, जब आप कैट का रिगरसली प्रिपेयर कर रहे हो, और सेकेंड स्टेज है कि जब आप आईएम्स में चले गए। राइट। तो क्या होता है, जनरली स्टूडेंट्स सोचते हैं कि कैट का जर्नी बहुत सीरियसली लेके बहुत अच्छे परसेंटाइल लेके एडमिशंस तो ले लेते हैं आईएम्स में, बट फिर क्या होता है कि दे गिव अप कि यार ठीक है अब आईएम्स पहुंच गए, अब तो ग्रेजुएट होने ही वाले हैं। बट आई थिंक वो लोगों को मतलब पहले 1 आध 2 महीने में ही रियलाइज हो जाता है कि यहाँ पे ऐसा नहीं चलने वाला है, राइट। कि यहाँ पे यू हैव टू बी ऑन योर टोज एवरी डे, क्योंकि आईएम्स का एटमोसफियर फिर ही ऐसे सेट करते हैं वो लोग कि आपको जितना ज्यादा स्ट्रेस दे, बिकॉज दे वांट टू प्रिपेयर यू फॉर कॉर्पोरेट वर्ल्ड। बिकॉज आप 2 साल आईएम्स कंप्लीट करके ऐसा नहीं है कि आप चिल करेंगे पूरा लाइफ, राइट। आपका जॉब ऐसे ही रहने वाला है जिसमें काफी स्ट्रेस होगा, काफी डिसीजंस लेने पड़ेंगे, काफी कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशंस होगी, लोगों को मैनेज करना है। सो वो जो भी होने वाला है आपके साथ कॉर्पोरेट वर्ल्ड में आईएम्स कंप्लीट करने के बाद, वो आपको एक रिहर्सल सिमुलेशन देते हैं कि ऐसा होगा आपके साथ थ्रू आईएम्स एटमोसफियर। तो मुझे लगता है कि अगर आप वो 2 साल में अगर चिल करेंगे या फिर आप ज्यादा ध्यान नहीं देंगे तो कुछ ज्यादा चेंज ही नहीं होगा आप में, बिकॉज इट्स लाइक आपको अच्छा जॉब भी नहीं मिलेगा और आपको ये लगेगा कि यार मैंने कुछ किया ही नहीं। द बेस्ट पार्ट अबाउट गोइंग इनटू आईआईएम्स इज दैट you survive in that situation, you learn to find ways of getting solutions, getting things done, networking करें आप। तो आईएम से पहले आपको खाली रिगरस प्रिपेयर करना है, लेकिन आईएम्स में जाने के बाद आपको लोगों से तो इंटरेक्ट करना ही है, बट यू ऑल्सो हैव टू अंडरस्टैंड कि आपको पढ़ाई पे भी ध्यान देना है, आपको कॉम्पिटिशन में भी हिस्सा लेना है, आपको प्रेजेंटेशन स्किल्स भी इंप्रूव करना है। सो इट्स लाइक अ मल्टी लेवल थिंग दैट यू हैव टू डू, राइट। मल्टीटास्किंग भी सीखना पड़ेगा आपको। राइट। तो अगर आप मेरे से पूछे कि हाउ डिड इट चेंज मी, तो बिफोर गोइंग इनटू आईआईएम आई वाज लाइक वेरी क्लोज फ्रॉम माइंड, राइट, बिकॉज मुझे खाली नॉलेज यही रहता था जो मेरे फील्ड का था। बट राइट। आफ्टर गोइंग इनटू आईआईएम इट्स वेरी इजी फॉर मी कि मैं किसी से भी कुछ भी बात कर सकता हूँ, लाइक बिजनेस वर्ल्ड में क्या चल रहा है वो मेरे को काफी अच्छा नॉलेज रहता है। लाइक अगर मुझे किसी के साथ उनके लेवल पे बात करने तो भी मैं कर सकता हूँ, बिकॉज पहले क्या था कि हम लोग सीए थे तो सीए के साथ अच्छा बनता है, दूसरे इंजीनियरिंग फ्रेंड्स है या फिर दूसरे स्ट्रीम से, उससे आप बात नहीं कर सकते क्योंकि कोई कॉमन ग्राउंड नहीं होता है। बट आफ्टर एमबीए इट्स वेरी इजी टू टॉक टू देम, अच्छा क्या चल रहा है, ये उनके फील्ड का भी आप बात कर सकते हो, राइट। सो मुझे यही लगता है कि कनेक्शंस इज वेरी इंपॉर्टेंट आफ्टर आईएम्स। और लर्निंग तो वैसे भी हो ही जाएगा आपका, क्योंकि अगर आपके पीयर ग्रुप्स इतना पढ़ाई कर रहे हैं, इतना मेहनत कर रहे हैं, तो आपको खुद को होगा कि यार मैं क्यों टाइम पास कर रहा हूँ लाइफ में, आई ऑल्सो हैव टू डू समथिंग, राइट। राइट। तो आईएम्स में जाने के बाद तो वो चेंज आ ही जाएगा आप में। सो माई ओनली पॉइंट हियर इज दैट कि आप ये मत सोचे कि कैट होने के बाद लाइफ एकदम चिल है, बट आईएम्स इज रियली इंटरेस्टिंग। अगर आप 100% अपना एफर्ट दे तो आई थिंक यू कैन गेट अ लॉट आउट ऑफ आईएम्स, आई वुड से। या सो ये एक पॉइंट अच्छा लगा कि गाइस देखो आईएम्स के अंदर या टॉप बी स्कूल्स के अंदर स्टूडेंट जाते हैं तो वो आसपास का एनवायरनमेंट देख के ही बहुत सारे चेंजेस अपने आप में आ जाते हैं, है ना, क्योंकि सब लोग मेहनत कर रहे हो तो आप बैठ नहीं सकते, राइट। सबका देख देख के भी कर लेंगे तो भी बहुत हो जाता है कि वहां पे आप खुद से ही ऐसा लगेगा, खुद से ही फील होने लगेगा कि यार मैं क्या कर रहा हूँ, है ना। अगर वो फील कर रहे हैं कि यार ठीक है होता है चलता है, तो वो वहां तक ग्रेजुएशन तक होगा। बट जब भी आप टॉप बी स्कूल के अंदर एडमिशन ले लोगे तो आजू बाजू का जो एनवायरमेंट है, उस टाइम पे जो सिचुएशंस है वो ही आपके अंदर बहुत सारे चेंजेस लाके रख देते हैं वहां पे, राइट। सो बिफोर मूव अहेड, मुझे उत्सव एक आप बता सकते हो कि आपने कैट का तो एग्जाम लिखा है, क्या कैट के साथ साथ, क्योंकि यहाँ पे ग्रुप ऑफ एग्जामिनेशन होते हैं, क्योंकि आईएम्स के अंदर कैट बहुत सारे ऐसे भी स्कूल्स होते हैं जो लाइक एनमेट का एग्जाम होता है, एग्जैट का एग्जाम होता है, टीसनेट का एग्जाम होता है। सो आपने कैट के अलावा कोई और एग्जाम्स के लिए अपीयर किया था या कोई और एग्जाम्स लिखे थे क्या?
या सो मुझे एक्चुअली मेरा टारगेट क्लियर था कि मुझे एबीसी ही जाना है। राइट इसीलिए मैंने कैट के अलावा कुछ ज्यादा प्रिपेयर नहीं किया था, बट आई थिंक जेट मुझे लिखना था। अनफॉर्चुनेटली मैं लिख नहीं पाया बिकॉज जेट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम आई थिंक, बिकॉज जो जमशेदपुर वाला या फिर उनका भुवनेश्वर वाला इंस्टीट्यूट है, दे आर रियली गुड। राइट And even for NMAT, I would suggest कि Narsi Monjay is really good B school. If you get into there, it's राइट nothing better than that, right? तो वो लिखना ही चाहिए। I would suggest कि आप सब लिखो because on the, और I think एक और भी एग्जाम होता है if I'm not wrong, जो होता है I'm forgetting the name of the institute in Gurgaon. तो वो फॉरेन ट्रेड एफटी, आई एम नॉट श्योर शैलेश सर आपको आइडिया होगा। या जो IIFT. फॉरेन ट्रेड हाँ का एक एग्जाम IIFT, यस 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 IIFT IIFT करेक्ट। तो उसके भी एग्जाम्स अच्छे और दैट इज आल्सो वेरी गुड इंस्टीट्यूट आई वुड से। राइट तो वो भी आपको लिखना ही चाहिए, आई वुड सजेस्ट। राइट राइट यस यस प्रथम, आपने कोई और कैट के अलावा कोई एग्जाम के बारे में सोचा था? क्योंकि एज अ जस्ट आप फ्रेशर के थ्रू गए हो, लाइक आप एज अ फ्रेशर थे, तो फ्रेशर्स जनरली ये चीजें सोचते हैं क्योंकि उनका गोल क्लियर नहीं होता कि हम कहाँ पहुंच पाएंगे। सो प्रथम, आपने कोई और एग्जाम्स के लिए सोचा था और कोई एग्जाम्स लिखे थे? यस सर, तो मेरा मतलब ऐसा उत्साह जैसे बोले कि उनका एबीसी गोल था, मेरा ऐसा कोई गोल नहीं था। एकदम राइट फ्रैंक, टू वेरी फ्रैंक। तो मैंने सर आईआईएफटी लिखा था, जेड भी लिखा था, एनमेट भी लिखा था एंड कैट लिखा था। ओके सो इफ यू आर फ्रेशर आई वुड से कि आप जितने भी मतलब पेपर्स से उतना आपके लिए अच्छा ही है। फर्स्ट थिंग आपको थोड़ा एक्सपोजर मिलता है, सेकंड थिंग आपको ऑप्शंस भी ओपन रहते हैं, राइट? अगर आप आज सोच रहे कि यार मतलब जैसे नर्सिंग इज अ वेरी गुड कॉलेज, बट अगर आप सोच रहे कि नहीं मैं तो एबीसी ही लूंगा, मैं उसके अलावा और कुछ भी नहीं लूंगा, बट स्टिल आप अगर नर्सिंग मुझे भर रखे है एंड आप इंटरव्यू एडमिशन हो गया, तब आप 4-5 महीने बाद आप जब जाते हैं, क्योंकि ये बहुत लंबा प्रोसेस है। नवंबर के अंदर आपका कैट हो जाता है, इंटरव्यू आपके फेब के अंदर स्टार्ट होते हैं, रिजल्ट आना मार्च अप्रैल में स्टार्ट होते हैं, तो 4-5 महीने का जो गैप आ जाता है उसमें आपकी थिंकिंग चेंज भी हो सकती है। तो उसके लिए आपको अगर बाद में रिग्रेट हो कि मैंने नहीं दिया, राइट इट्स बेटर कि आप दे दो। राइट दैट्स व्हाट आई वुड सजेस्ट, राइट क्योंकि वरना राइट एक सो साल गाइस पूरा देखो, लगेगा। या सो गाइस देखो है ना, ओनली नॉट कैट, क्योंकि अगर आप प्रिपेयर करो तो ग्रुप ऑफ एग्जाम्स का प्रिपरेशन करो, और आई थिंक वो सारा प्रिपरेशन अगर आप कैट का प्रिपरेशन करते हो तो एग्जैट का प्रिपरेशन भी हो जाता है, क्योंकि सारा सिलेबस सेम होता है। सिर्फ कोई एग्जाम के अंदर नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा है और टाइम कम है, और कोई एग्जाम के अंदर टाइम ज्यादा है और नंबर ऑफ क्वेश्चन कम है, वही वही डिफरेंस होता है। बाकी सारे सिलेबस से लेके क्वेश्चन से लेके ऑलमोस्ट सारी चीजें आपको सिमिलर ही पूछी जाएगी, राइट? सो दूसरे ऑप्शन, जैसे प्रथम ने बोला कि दूसरे ऑप्शंस भी आपको ओपन रखने चाहिए। एज अ फ्रेशर तो डेफिनेटली रखने चाहिए कि अगर मैंने एनमेट क्रैक कर लिया है, या अगर मुझे कोई सोशल स्टडीज के अंदर इंटरेस्ट है, तो आप टीसनेट का एग्जाम लिख सकते हो। तो ऐसे मल्टीपल एग्जाम्स है जो आप और भी लिख सकते हो, ताकि अपने ऑप्शंस ओपन रहे, ताकि एक जगह पे हम लोग स्टक ना हो जाए, राइट? ओके सो प्रथम, मुझे ये बताइए कि आप का जो इंटरव्यू प्रोसेस था, क्योंकि बहुत बार स्टूडेंट को ये नहीं पता होता कि सर आईएम का सिलेक्शन कैसे होता है। चलो, हमने आईएम के अंदर हमने 99 परसेंटाइल लेके भी आ गए हम लोग, और हमने आईएम में अप्लाई भी कर दिया। व्हाट नेक्स्ट, कि वो प्रोसेस क्या चलता है और वो कब तक चलता है? यस प्रथम। सो जो कैट है, अगर आप कैट क्रैक भी कर लेते हो, दैट्स जस्ट एन हाफ एंड बैटल वॉर। मतलब कैट के बाद भी एक पूरा का पूरा एक नया बैटल है, टू फाइट फॉर इंटरव्यूज, टू फाइट फॉर जीडी एंड ऑल। पर्सनली मैंने उसको थोड़ा सा लाइट ले लिया था, सो दैट वाज एन इशू फॉर मी, बट आई वोंट सजेस्ट एनी ऑफ यू टू टेक इट लाइट। कैट जितना इम्पोर्टेंट है उतने उसके बाद वाला प्रोसेस भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अगर आप मतलब हर कॉलेज का अलग अलग प्रोसेस रहता है, कहीं का जीडी प्लस इंटरव्यू रहता है, कहीं का इंटरव्यू प्लस वेट रहता है, एंड इट माइट हैव चेंज फॉर सम कॉलेज आल्सो नाउ, अब जो भी है, मतलब 2 साल हो गए मेरे को। तो आपको इसको बहुत सीरियस लेना जरूरी है, एंड व्हाट आई वुड सजेस्ट इज कि फर्स्ट डे से इसकी प्रिपरेशन साइड बाय साइड करते रहिए। जैसे मैं स्टार्टिंग में बोला था कि आपको रीडिंग हैबिट डेवलप करनी चाहिए बाय रीडिंग न्यूज़पेपर, बाय रीडिंग क्वालिटी आर्टिकल्स ऑनलाइन। आजकल यू मस्ट बी हैविंग फोन्स, यू मस्ट बी हैविंग लैपटॉप, हर कुछ होता है। आप ऑनलाइन कभी भी फ्री टाइम है, कहीं ट्रैवल कर रहे हैं, ऑनलाइन आर्टिकल्स ओपन करके रखिए, आर्टिकल्स पढ़िए अच्छी अच्छी वेबसाइट से। सो उससे आपकी नॉलेज डेवलप होगी, विच वुड हेल्प इवेंचुअली इन GDPI and all the other things. आपको भी लगेगा it's not worth it, but anyhow anything can come and help at that time. So importance बहुत ज्यादा है, lightly मत लीजिएगा। राइट राइट यस उत्सव उत्सव, आपका क्या कहना है इस पे
कि कैट लिखा मींस हमारा सिलेक्शन हो गया, कि उसके बाद क्या सिलेक्शन प्रोसेस रहा था जब आपने IIM बैंगलोर किया था तब? I think I agree with Pratham. I think most important कि आप कैट लिखते हो तो वहां पे कुछ ज्यादा what is tested is your talent, like your intellectual skills, right? बट आप जब इंटरव्यू देने जाते हो या फिर राइटिंग एबिलिटी टेस्ट होता है, ये सब इंस्टेंट होता है, राइट? दे ऑब्जर्व यू, आप सामने बैठते हो, आप लिखते हो। सो इम्पोर्टेंट ये है कि आपका सॉफ्ट स्किल्स कितना अच्छा है। तो जनरली स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि अच्छा यार, इंटेलेक्चुअली आई एम वेरी स्ट्रॉन्ग, 95 99% आ गया, अब मेरा ही होना ही है। बट इट डजंट हैपन दैट वे, राइट? उनको ऐसे लोग चाहिए जो इंटेलेक्चुअली स्ट्रॉन्ग तो है ही है, बट साथ में उनके सॉफ्ट स्किल्स भी इतने अच्छे हैं। बिकॉज एज मैनेजर्स आपको सॉफ्ट स्किल्स अच्छा चाहिए, राइट? इंटेलेक्चुअली तो आपके नीचे काफी लोग होने ही वाले हैं, राइट। तो उनको सॉफ्ट स्किल्स इंपॉर्टेंट है। तो आपको इम्पोर्टेंट ये करना चाहिए कि आप एग्जाम दे, उसके बाद आपको 3-4 महीना, जैसे प्रथम वो सेइंग कि न्यूज़पेपर्स रीडिंग करने चाहिए ताकि आपको आइडिया रहे क्या हो रहा है पूरे इंडिया में, पूरे वर्ल्ड में। आपको अपने सॉफ्ट स्किल्स डेवलप करने हैं, कैसे बात करनी है, कौन से इंटरव्यू के क्वेश्चंस कैसे बोलने हैं, कैसे उनको प्रेजेंट करना है, ये बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर आप उनको गलत तरीके से प्रेजेंट करेंगे तो भी आप फंस जाएंगे। तो इम्पोर्टेंट ये है कि आप वो 3-4 महीने लाइट डालें, उसमें एफर्ट डालें, खुद के ऊपर सॉफ्ट स्किल्स डेवलप करें, एंड देन थोड़ा कॉन्फिडेंटली इंटरव्यू अपीयर करें। राइट, राइट। सो उत्सव, अगर इफ यू रिमेम्बर कि अगर आपको इंटरव्यू के अंदर क्या क्वेश्चंस थे, अगर आपको कोई रिमेम्बर थे, एक दो क्वेश्चंस अगर आप दे सकते हो तो स्टूडेंट को, कि किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं? श्योर। सो मेरा प्रोफाइल, एज आई ऑलरेडी सेड, मेरा सीए था और मैंने 3 साल का वर्क एक्स भी था। तो राइट, आई वाज एक्सपेक्टिंग कि मुझे थोड़ा वर्क एक्स रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे या वो थे, लेकिन पहला ही क्वेश्चन वाज वेरी डिफरेंट। मतलब मैं गुजरात से, आई वाज फ्रॉम गुजरात, तो उन्होंने मुझे वही पूछा कि गुजरात में विमेन एजुकेशन इज फ्री, तो आपको क्या लगता है कि वेदर दिस इज लाइक ये इनजस्टिस है मेल्स के लिए या नहीं है? सो दिस वाज लाइक आई वाज टेकन अबैक, राइट? कि ये ऐसे क्वेश्चंस, मतलब दिस इज लाइक ओपिनियन बेस्ड क्वेश्चन, राइट? कोई न्यूज का क्वेश्चन नहीं पूछा, जनरल नॉलेज नहीं, बस एकदम रैंडम। सो लकीली मुझे लगा, मतलब मैंने आंसर किया विथ अ वेरी गुड फ्रेज दैट आई यूज देम एंड दे रियली लाइक्ड इट। तो फिर उन्होंने मतलब गुजरात के रिलेटेड एक आध दो क्वेश्चंस पूछे कि कैसा है, हाउ इज इट डेवलप्ड, कैसा चल रहा है, मतलब ऑल दोस थिंग्स, राइट? और फिर वर्क एक्स के बारे में कुछ पूछा ही नहीं। सो इट वाज वेरी लाइट एंड आई वाज लाइक इवन दे वर लाफिंग एंड आई वाज लाफिंग विद देम इन सम केसेस। सो इट वाज वेरी चिल्ड। बट आई हर्ड कि सारी जगह ऐसा नहीं होता है। राइट, 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 राइट। नहीं, नहीं, तो मैंने भी बहुत बार सुना है कि देखो वहां पे इतना स्ट्रिक्ट माहौल नहीं होता। बस अगर आपका रीडिंग ज्यादा है, रीडिंग अच्छा है, और ये ओपन एंडेड क्वेश्चंस बहुत ज्यादा पूछते हैं, लाइक क्लोज एंडेड क्वेश्चंस बहुत कम होते हैं। ओपन एंडेड हो गया कि वो जानना चाहते हैं कि यार आप क्या सोचते हो, आपका थिंकिंग कैसा है ना? आप, और वो सारी चीजें अपने आप को एलोबरेट करती है कि यार एज अ पर्सन आप कैसे हो, राइट? सो मोस्टली ऐसे ही क्वेश्चंस होते हैं। नॉलेज तो यार उनको पता है, आप कैट क्रैक करके आए हो तो डेफिनेटली होगा। 10th या 12th का रिजल्ट भी वो लोग चेक करते हैं, तो डेफिनेटली एज अ स्टूडेंट तो आप अच्छे ही हो। एज अ पर्सन कैसे हो, मोस्टली ज्यादातर मुझे लगता है वही चेक किया जाता है। आपकी पर्सनालिटी कैसी है, आपका थिंकिंग पावर कैसा है, तो मोस्टली वही चीजें देखी जाती है। तो सो गाइस, नॉट ओनली कैट की, जैसे प्रथम ने भी बोला और उत्सव भी बोल रहे हैं कि ओनली कैट तो इंपॉर्टेंट है ही वो वहां तक पहुंचने के लिए, बट उसके बाद भी मेरे सॉफ्ट स्किल होने चाहिए अच्छे, है ना? वो जीडी है, पर्सनल इंटरव्यूज है ना, वैट, रिटन एबिलिटी टेस्ट। आपको कोई टॉपिक दिया गया है तो मैं, अगर मुझे उसके बारे में पता ही नहीं है तो मैं लिख ही नहीं पाऊंगा। सो उसके लिए रीडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। लाइक जैसे उत्सव ने बोला कि न्यूज़पेपर रीड करना बहुत इंपॉर्टेंट है ना? कंपनीज के प्रोफाइल्स, है ना, वो फाइनेंशियल टर्म्स वो पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। वो कुछ भी पूछ सकते हैं, बिटकॉइन के बारे में पूछ सकते हैं क्योंकि अभी ट्रेंड में चल रहा है। सो आपको वो पता होना चाहिए कि बिटकॉइन है क्या। अब बहुत सारे स्टूडेंट को तो यही नहीं पता बिटकॉइन वर्क कैसे करता है, क्या है वो, कभी भी कुछ भी पूछ सकते हैं। सो गाइस, रीडिंग हैबिट डालो अगर इफ यू आर प्लानिंग फॉर कैट नेक्स्ट ईयर। सो एटलीस्ट आई वुड से कि एटलीस्ट आप दिल्ली का 1 घंटा तो रीडिंग मिनिमम, बार मिनिमम आपको करना चाहिए। अगर स्टार्टिंग में स्टूडेंट को ऐसा होता है कि सर इंटरेस्ट नहीं आता है ना, इंग्लिश में समझ में नहीं आता, तो यार इंडियन ऑथर के बुक्स पढ़ो, है ना, नॉवेल्स पढ़ो, कोई इश्यू नहीं है। आप नॉवेल्स पढ़ो, इंटरेस्ट क्रिएट करो, फिर आप फॉरेन ऑथर्स पे जाओ, फिर न्यूज़पेपर पे जाओ। बट
अगर आपको क्रैक करना है एम्स या अगर आपको टॉप 20 स्कूल्स क्रैक करने हैं, देन गाइस रीडिंग हैबिट तो आपको डेफिनेटली डालना ही पड़ेगा। ओके, सो माय लास्ट क्वेश्चन, फिर हम स्टूडेंट के क्वेश्चंस लेंगे। बहुत बार स्टूडेंट है ना मॉक नहीं लिखते, है ना, मैंने बहुत बार स्टूडेंट को देखा है कि वो टेस्ट से दूर भागते हैं कि सर मॉक नहीं लिखना, लास्ट में लिखेंगे। सो कैट की प्रिपरेशन या कैट एग्जाम के लिए मॉक कितने इंपॉर्टेंट है और कितने लिखने चाहिए, आइडियली कितने मॉक लिखने चाहिए, कब कब लिखने चाहिए और कितना इंपॉर्टेंस है मॉक का? यस उत्सव। आई थिंक मॉक इज वेरी एसेंशियल। मुझे लगता है कि इट क्रिएट्स एन एनवायरनमेंट, राइट? क्योंकि अगर आप फर्स्ट टाइम कोई चीज देने जा रहे हो तो आप एकदम प्रेशर सिचुएशन में, 3 घंटा है, काफी सारे क्वेश्चन है, तो कंफ्यूज हो जाओगे। राइट, तो मॉक इज बहुत इंपॉर्टेंट है। आप जितना हो सके ज्यादा दे। सो मैंने आई रिमेम्बर 10 से 12 मॉक्स दिए थे बिफोर गेटिंग इनटू कैट। तो वो काफी जरूरी है कि क्योंकि आप 9-10 मॉक्स दे देंगे, उसके बाद आप में इतना कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि जब आप कैट देने जाओगे आपको ये अंदर से कोई नर्वसनेस या डर नहीं लगेगा। इट इज जस्ट लाइक अ नॉर्मल एग्जाम दैट यू आर गोइंग टू गिव इट। तो जो दूसरे स्टूडेंट्स फील करेंगे वो आप शायद नहीं फीलिंग करेंगे, क्योंकि राइट, आपको कॉन्फिडेंस होगा, आप में वो एबिलिटी होगा कि हाँ जो भी आएगा देखा जाएगा, मैंने काफी फेस किए हुए, मैं ये भी फेस कर लूंगा अच्छे से। राइट, सो राइट। मॉक इज एसेंशियल आई वुड से। ओके, यस यस प्रथम, आपका क्या कहना है इस पे? सो अगर आप किसी से पूछेंगे हर कोई यही कहेगा कि मॉक्स एसेंशियल है, पर स्टिल स्टूडेंट्स नहीं देते। सो दैट्स द बिगेस्ट मिस्टेक। मतलब अगर आप सोचते हैं कि आपको लगता है कि नहीं देंगे, हम एक साथ दे देंगे हो जाएगा, मतलब आखिरी के पूरे हफ्ते मैं मॉक्स ही मॉक्स दूंगा, या माय फ्रेंड्स हु वर प्रिपेयरिंग विद माय वन ऑफ माय फ्रेंड्स सेड दैट ही वुड गिव इन लास्ट 15 days ही वुड गिव 15 मॉक्स। हर दिन एक एक मॉक देगा, उसको एनालाइज करें, दैट्स इट। बट दैट्स नॉट द करेक्ट वे। अगर आप किसी से भी पूछेंगे हु हैज क्रैक्ड इट और एनी मेंटर एनीवन, दे वुड से दैट मॉक्स आप रेगुलरली देते रहिए, आपको उससे पता पड़ेगा कि मैं कहाँ लैग कर रहा हूँ, मैं कहाँ सही हूँ, मुझे कहाँ इम्प्रूवमेंट की जरूरत है। सेकंड थिंग इज मॉक एनालिसिस। मतलब व्हाट आई यूज्ड टू डू इज, एट आवर टाइम द कैट वाज फॉर 3 hours, नाउ इट्स 2 hours, राइट? राइट, राइट, ड्यू टू दिस कोविड सिचुएशन अभी इट 2 हैज घंटे शिफ्टेड का। टू 2 hours, हाँ। राइट, तो जैसे अगर आप 2 hours का अगर एक मॉक टेस्ट दे रहे हैं कैट का, तो आपको उसके पीछे 2 to 3 hours मिनिमम एनालिसिस के लिए लगाना चाहिए एवरी क्वेश्चन, कि अगर मेरा ये गलत हुआ तो क्यों गलत हुआ, अगर मैंने मिस करा तो इसको मैं कैसे इम्प्रूव करूँ, मतलब मेरा क्या पार्ट रिमेनिंग है। अगर मेरा ये सही भी हुआ पर मेरे को डाउट था, 2 ऑप्शन के अंदर 50-50 था, पर मैंने टिक कर दिया और मेरा सही हो गया, तो आई शुड ट्राई कि मतलब मेरा ये क्यों सही हुआ। और ऐसा नहीं है कि आप ऐसा सोचो कि मेरा तो अभी तक सिलेबस ही पूरा नहीं हुआ है, मैं कैसे दूँ? तो कैट का कभी सिलेबस पूरा हो ही नहीं सकता। राइट, आप रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में क्या सिलेबस पूरा कर लेंगे? नहीं हो सकता, पॉसिबल ही नहीं है लॉजिकली। लॉजिकल रीजनिंग में क्या कर लेंगे आप सिलेबस पूरा? राइट, तो syllabus would never be empty. If you have started preparing for CAT, I would say give one mock. आपको पता पड़ेगा कि मैं किस चीज में वीकनेस है मेरी। मतलब अगर अभी आपको लगता है कि मेरा क्वांट वीक है, और अब मॉक में आपको पता, मॉक के बाद पता पड़े नहीं मेरा क्वांट ओके ही है, अच्छा है, इतना ज्यादा प्रिपेयर की जरूरत नहीं, वर्बल में ज्यादा है, लॉजिक में ज्यादा है, तो आप वहां अपना टाइम स्पेंड कीजिए। राइट, राइट। या सो गाइस, जैसे प्रथम ने बोला कि यार, और उत्सव ने भी बोला कि मॉक बहुत इंपॉर्टेंट है। रीजन कि आप अपने आप को एनालाइज कर सकते हो कि आपके कौन से पोर्शन वीक जा रहे हैं, कौन से पोर्शन सही जा रहे हैं। राइट, अगर आपने 6 महीने का प्रिपरेशन भी कर लिया, 3 महीने का भी कर लिया, तो मॉक लिखो जरूर, कि आपको ये पता चलेगा कि आप कहाँ लैग कर रहे हो। राइट, सेकंड थिंग इज दैट कि देखो मॉक जब आप लिखते हो ना, तो आप वो एग्जैक्ट वही जोन में चले जाते हो जो आपका कैट का जोन होता है। तो अगर आपने, जैसे उत्सव ने बोला कि आप जब 10-12 मॉक लिख के, है ना, 9-10-10-12 मॉक लिख के अगर आप जब एग्जाम में बैठते हो, तो आपको लगता है ऐसा तो मैं बहुत बार कर चुका हूँ। सो वो नर्वसनेस नहीं आता, वो फीलिंग अच्छा रहता है कि ये तो मैं कर चुका हूँ बहुत बार। सो वो थोड़ा आपको फ्रेंडली फीलिंग आएगा, है ना, फेमिलियर फीलिंग आएगा वो मॉक से। दूसरा कि प्रथम ने बोला कि मॉक लिखना इज नॉट इम्पोर्टेंट, है ना, मॉक तो मैं यार दिन में 10 लिख दूंगा, मॉक लिखना इज नॉट इम्पोर्टेंट, बट मॉक एनालिसिस इज मोर इम्पोर्टेंट। कि आपने कोई क्वेश्चंस गलत किया है, देन एनालाइज करो कि भाई उसमें मैंने क्या गलतियां की है। अगर खुद से समझ नहीं पाते, गो टू द मेंटर, गो टू योर फैकल्टी, उनसे सॉल्व करवाओ कि सर इसमें मैंने, मेरा आंसर नहीं आया या मैंने गलती की, तो मेरी गलती क्या हुई है, क्या लॉजिक उस टाइम पे मेरे में क्लिक नहीं हुआ। सो ये चीजें अगर आप मॉक लिखोगे, टेस्ट लिखोगे, तो धीरे धीरे ये चीजें आपकी ओवरकम होती जाएगी, और जब एग्जाम लिखोगे तब आप अपना 100% देके एग्जाम के अंदर आओगे। राइट, यस, थैंक यू। सो प्रथम, आप जो
अभी स्टूडेंट यहाँ पे अवेलेबल है जो 22-23 को प्रिपेयर कर रहे हैं, तो आप क्या सजेशन देना चाहोगे उनको? सो आपके 2-3 सजेशन चाहिए उनके लिए, और फिर हम उनके क्वेश्चंस लेंगे। सो यस प्रथम। फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने पहले कहा था कि देयर इज नो राइट टाइम। इफ यू हैव थॉट मींस आप अगर ये सेशन भी अटेंड कर रहे हैं तो आई थिंक यू आर सीरियस इनफ टू प्रिपेयर फॉर कैट, सीरियस इनफ टू स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर कैट। सो इफ यू हैवंट स्टार्टेड, सो गो अहेड, स्टार्ट करिए प्रिपरेशन। सेकंड मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इज कि अगर आप अटक रहे हैं तो कहीं भी आपको अगर डाउट हो रहा है कि ये मुझे करना चाहिए नहीं करना चाहिए, या फिर कहाँ से पढूं, क्या पढूं, कितना पढूं, आप अपना शेड्यूल सेट नहीं कर पा रहे, तो वो चीजें आप अगर खुद से नहीं कर पा रहे तो किसी मेंटर की हेल्प लीजिए। कुछ भी करके आपको अपना एक तो शेड्यूल आपको डेली का बनाना पड़ेगा, वीकली बनाना पड़ेगा, खुद का टारगेट बेस करना पड़ेगा। वन मोर थिंग व्हिच आई यूज्ड टू डू इज व्हाइल सॉल्विंग क्वेश्चन, सो मेरे को ये पता नहीं पड़ता था कि मेरे पास हार्ड क्वेश्चन कौन सा है, मतलब कौन सा क्वेश्चन मेरे लिए हार्ड है, कौन सा इजी है, मतलब हार्ड सेट कौन सा मैं सॉल्व करूं जिससे मेरी प्रैक्टिस अच्छी हो, या फिर आज से मैं 6 महीने बाद वापस सॉल्व करूं तो कौन सा करूं। सो आई आस्क्ड आई गेस शैलेश सर और प्रशांत सर, so what they guided me was कि which I am not able to solve in the first go, that is the hard question for me, so mark it out. So simply उसको मार्क करके आफ्टर 6 मंथ्स अगर मैं वापस, अगर समझे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन है तो मैं 6 मंथ्स बाद में वापस एक बार अगर रिवाइज कर रहा हूँ तो जो जो मैंने मार्क कर रखे मैं वो ही सॉल्व करा, तो दैट गिव्स अ सेंस ऑफ कंप्लीशन कि हाँ अब मेरे को ये आती है चीज। आफ्टर 6 मंथ्स में 6 महीने पहले नहीं कर पाता था पर आज कर पा रहा हूँ। राइट, तो दैट्स फ्रॉम माय साइड। या यस उत्सव, आपके कोई सजेशन इन स्टूडेंट्स को फॉर Yeah, कैट sure. प्रिपरेशन? टू थिंग्स, राइट। फर्स्ट इज आप पहले माइंड में डिसाइड कर लो कि मुझे करना है नहीं करना है। अगर करना है देन यू डिसाइड कि मुझे कैट करना है, राइट। सेकेंड इज कि आप अगर डिसाइड कर लिया कि मुझे कैट करना है, देन कम व्हाट में आप बस डेडिकेट कर दो अपने खुद को कि यार मुझे करना है, ये ऐसा है, मुझे ये मेंटोर चाहिए, ये कोचिंग क्लास है, बस दैट्स इट। नाउ आई हैव टू गिव माई 100% एफर्ट। ऐसा नहीं कि हाफ हार्टेड एफर्ट डाला आपने और फिर आप फेल हो गए, फिर आपको लगा नहीं यार अभी मुझे करना चाहिए, ऐसा नहीं। अगर कर रहे हो तो डू इट 100%, अदरवाइज डोंट डू इट। दैट शुड बी योर थॉट ऑफ प्रोसेस, थॉट प्रोसेस। राइट, राइट। सो गाइस, बहुत अच्छे सजेशंस मिले हमें यार। अगर देखो करना है तो फिर लग जाओ, अगर नहीं करना तो फिर छोड़ दो, ठीक है। बीच में मत रहो, हाफ हार्टेड अटेम्प्ट्स नहीं होना चाहिए। एग्जाम लिखने के बाद बाहर आओगे, मैं अपने स्टूडेंट्स को हमेशा बोलता हूँ यार बाहर आने के बाद सिर्फ आप ये फील करो ना कि सर मैंने मेरा 100% दे दिया है, इससे ज्यादा मैं नहीं कर सकता था, फिर जो भी स्कोर आए वो सारा स्कोर हमारे लिए एक्सेप्टेड है। बट बाहर आने के बाद अगर ये अंदर से कहीं ना कहीं फीलिंग आई यार सर थोड़ा और टाइम मिला होता या थोड़ा और प्रिपेयर किया होता तो मैं बेटर कर सकता था, तो भाई किसी ने नहीं रोका आपको, राइट। और गाइस वन मोर थिंग मैं आपको कहना चाहूंगा कि ये लास्ट मोमेंट है आपकी लाइफ का, कि अगर ये 1-1.5 साल अगर आपने प्रिपरेशन ढंग से कर लिया, आगे के 30 इयर्स ऑफ योर लाइफ डिफाइन होने वाले हैं कि आपके आगे के 30 इयर्स कैसे जाने वाले हैं, राइट। सो यही है, जो 1-1.5 साल अच्छे से प्रिपरेशन कर लो। मैं ये नहीं कहना चाहूंगा अगर आप यहाँ पे हो, आप कैट के लिए सुन रहे हो, सो यही मान के चल रहे हैं कि आप कैट के लिए, एमबीए के लिए आप जाना चाहते हो। सो यार कोई भी एग्जाम की प्रिपरेशन करो, चाहे कैट हो, चाहे आप सीमेट का भी प्रिपरेशन करो, या चाहे कोई भी एनी एमबीए एंट्रेंस का एग्जाम करो, 100% अपना देके आप प्रिपरेशन करो, डेफिनेटली सक्सेस मिलेगा, राइट। जैसे प्रथम ने बोला कि शुरुआत में शायद वो टफ क्वेश्चन मैं पिक कर लेता था और मेरा कॉन्फिडेंस डाउन हो जाता था, जो बहुत बार स्टूडेंट को ऐसा होता है कि वो कोई भी कैट का पेपर लेके बैठ जाते हैं, राइट, और वो क्वेश्चन सॉल्व करने लगते हैं और नहीं होता, तो बोले यार ये तो टफ है, मेरे लिए नहीं होगा, मेरे से बहुत दूर की बात है। बट ऐसा नहीं होता गाइस, कैट का कोई सिलेबस नहीं है, कैट के अंदर आपको पॉइंट्स दिए गए हैं, जैसे प्रथम ने बोला आप क्या क्या पढ़ लोगे, राइट, बहुत वास्ट सिलेबस है। सो उसमें है कि यार आप जब भी प्रिपरेशन स्टार्ट करो, सो मेंटर ये रोल प्ले करेगा कि यार ये तो टफ क्वेश्चन है यार, अभी तेरे को ये अटेम्प्ट नहीं करना चाहिए, है ना, वो मेंटर आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड करेगा। सो धीरे स्लोली ग्रेजुअली अगर आप बेसिक से ऊपर आओगे तो एक टाइम ऐसा आएगा कि वो टफ क्वेश्चन भी आपके लिए इजी हो जाएंगे। बट वो कांस्टेंट आपको प्रिपरेशन करना पड़ेगा और कांस्टेंट आपको इसके पीछे लगे रहना पड़ेगा। यस, so guys, so again, once again thank you Utsav for coming, thank you Pratham for coming. So guys, अगर आपके कोई क्वेश्चंस है तो यू कैन आस्क, आपको चैट बॉक्स आपका ओपन है, यू कैन आस्क मी, मैं वन बाय वन करके क्वेश्चंस के आंसर आपको करवाऊंगा।
So guys, if you have any questions regarding your preparation, regarding anything, you can ask directly. So I'm waiting for your questions. ओके, वन स्टूडेंट से सर कब से प्रिपरेशन स्टार्ट करना चाहिए? गाइस देखो, जब से आपने सोचा है ना, ऑलरेडी प्रथम और उत्सव दोनों ने बोला है कि आपने जब से सोचा है कि अभी मुझे कैट करना है, तो भाई तभी से प्रिपरेशन स्टार्ट कर लो, क्योंकि यहाँ पे वी हैव 2 केसेस जहां पे प्रथम ने ऑलमोस्ट 11 मंथ्स या 12 मंथ्स का प्रिपरेशन किया था और उत्सव ने ओनली 6 to 7 मंथ्स का प्रिपरेशन किया था, राइट? सो ऐसा जरूरी नहीं है कि आप कब से प्रिपेयर कर सकते हो। अगर आपको जहां जब से फील हुआ कि अब मुझे कैट लिखना है, मुझे एमबीए करना है, वहां से आप स्टार्ट कर सकते हो। हाउ मेनी आवर्स शुड आई स्टडी ईच डे? यस, उत्सव और प्रथम आप दोनों में से कोई आंसर देना चाहते हो तो हाउ मेनी आवर्स शुड आई स्टडी ईच डे? कितने आवर्स की प्रिपरेशन लगेगी पर डे? एक्चुअली वो कुछ आप फिक्स नहीं कह सकते, मतलब देयर आर पीपल हु माइट स्टडी जस्ट फॉर एन आवर इन अ डे। कोई होंगे जो जो दिन के अंदर जिनके पास इतना टाइम है, लाइक अगर कोई वर्क एक्सपीरियंस वाला, आई गेस उत्सव ने वर्क एक्स के साथ प्रिपेयर करा होगा, तो उनके पास वीकेंड के अलावा कभी टाइम ही नहीं होता होगा। वीकडे के अंदर मैक्सिमम 1 आवर की जैसा होता होगा, वीकडे वीकेंड के अंदर कर सकते हो। तो आप फिक्स नहीं बोल सकते कि मैं 100 आवर्स पढ़ लिया तो मैं कैट क्रैक हो जाएगा। दैट्स नॉट द थिंग एट ऑल। मतलब आपको साथ साथ में आपको चलता रखना पड़ेगा। आपको थोड़ा शेड्यूल, मतलब थोड़ा खुद से भी करना पड़ेगा। तो आपको मेंटर से जाना पड़ेगा कि हाँ, मेरे मॉक में इतना स्कोर आ रहा है, मैं कहाँ क्या लैग कर रहा हूँ। अगर आप समझिए, अगर आपके मॉक में 70 परसेंटाइल है, जो नहीं आनी चाहिए, पर आपके अगर 70 परसेंटाइल है, आप मेंटर के पास गया, वो आपको बताएंगे कि हाँ, आपकी यहाँ लैग कर रहा है, आप थोड़ा पढ़ना ज्यादा चालू करिए, आप इतना टाइम यहाँ डेडिकेट कीजिए। तो इफ यू आस्क मी, आई वुड से इन अ वीक you should go for at least 15 hours of self study. Right. So again मैं भी इसमें ऐड ऑन करना चाहूंगा कि यार देखो, ऐसा कोई फिक्स रूल नहीं है कि आपको 2 घंटा, जैसे प्रथम वाला 1.5 घंटा पढ़ लिया, वो ऐसा कोई फिक्स रूल नहीं होता। बट हाँ, ये इंपॉर्टेंट होता है कि व्हाट टू स्टडी, व्हाट नॉट टू स्टडी इज मोर इंपॉर्टेंट। आप क्या पढ़ रहे हो और कैसा पढ़ रहे हो, है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये मैं कुछ भी पढ़ रहा हूँ, है ना, जो मेरे सिलेबस का ही नहीं है यार, कुछ भी, मतलब ऐसी चीजें के लिए मैं 10 घंटे निकाल रहा हूँ, ठीक है, तो कोई मतलब नहीं बनता। या फिर मैं सिर्फ बेसिक 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 करता जा रहा हूँ पूरे साल, तो भी कोई मतलब नहीं पड़ता। तो आपको क्या पढ़ना चाहिए, क्या नहीं पढ़ना चाहिए, सो वहां पे मेंटर रोल प्ले करेंगे। सो वो मेंटरशिप लो, जहां पे मेंटर आपको गाइड करेंगे भाई क्या पढ़ना है। और दूसरा, हर स्टूडेंट का ग्रास्पिंग पावर डिफरेंट डिफरेंट होता है। जैसे पहले उत्सव ने भी बोला है कि अगर आपको लगता है कि हाँ, ये 1.5 घंटा या 2 घंटा मेरे लिए सफिशिएंट है, या आपके स्केड्यूल के हिसाब से आप चल रहे हो, दैन 1.5-2 घंटा भी सफिशिएंट है। और कोई स्टूडेंट ऐसा होता है उनको 8-10 घंटे भी कम पड़ जाते हैं, राइट? सो वो 1 to 1 होता है। तो जो अगर आप मेंटरिंग लोगे, जिस फैकल्टी से आप मेंटरिंग कराओगे, सो वो आपको 2-3 सीटिंग के अंदर जानेंगे, फिर वो आपको अच्छे से गाइड कर पाएंगे, राइट? सर, हाउ कैन आई बिल्ड कॉन्फिडेंस इन पब्लिक स्पीकिंग? यस उत्सव, इफ यू कैन आंसर दिस क्वेश्चन कि मैं पब्लिक स्पीकिंग के लिए मैं मेरा कॉन्फिडेंस कैसे गेन कर सकती हूँ? आई थिंक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। सबको यही क्वेश्चन होता है, काफी लोगों को। Right. आई वुड से मेरा भी यही प्रॉब्लम था। आई थिंक मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये है कि आप जितना बने उतना अपॉर्चुनिटीज लो, बिकॉज ऐसा नहीं है कि आपको आईआईएम में जाने की जरूरत है कॉन्फिडेंस बिल्ड करने के लिए, राइट? आप कोई भी कॉलेज में पढ़ रहे हो, या आप फ्रेंड्स के बीच हो, या फिर कहीं पे भी गए हो, यहाँ पे अगर कोई जो भी मौका मिलता है उसमें ट्राई टू कैपिटलाइज ऑन दैट। मतलब अगर छोटे से भी छोटा, आप मान लो कि अगर 4 फ्रेंड्स का ग्रुप है, और अगर आप इंटरनली बोलो एक दूसरे को कि एवरी वीक हम लोग एक टॉपिक प्रिपेयर करेंगे और सब लोग 5-5 मिनट उस टॉपिक पे बोलेंगे, तो दैट ऑल्सो बिल्ड्स कॉन्फिडेंस, राइट? ऐसा जरूरी नहीं है कि बड़ा क्राउड चाहिए या आईआईएम्स चाहिए या कोई ऐसा कॉलेज में कोई इवेंट चाहिए। स्मॉल से स्टार्ट करो, आप एवरी वीक करो, 5-10 वीक करोगे तो आपका खुद का कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा, फिर आप बड़े क्राउड के सामने बोल पाओगे। सो डू इट सिक्वेंशियली। राइट राइट राइट। तो देखो, अगेन उत्सव ने यही बोला है कि भाई ऐसा कोई जरूरी नहीं होता कि आपको कोई स्टेज चाहिए, है ना, स्टेज फियर दूर करने के लिए, या हर रोज जाके वहां पे जाके प्रेजेंटेशन दो, कोई जरूरी है। वो अपने फ्रेंड के बीच में भी आप स्पीच दे सकते हो, अपने फ्रेंड के बीच में भी वो कंपटीशन लगा सकते हो। इवन तो नॉट फ्रेंड्स, अगर आपका फैमिली गैदरिंग होता है ना, तो कभी कभी स्टूडेंट मैंने ऐसे देखे वहां पे भी वो शाई फील करते, अपने अपने फैमिली मेंबर्स के सामने भी वो कुछ बोल नहीं पाते जब तक क्वेश्चन नहीं किया गया, और बोले यार तो बहुत शांत बेटा है, शांत बेटी है।
तो यार वहां पे भी अपने इनपुट्स रखो, है ना। हर जगह पे आपको लगता है कि यार मुझे यहाँ पे कुछ बोलना चाहिए, तो अपने पॉइंट्स वहां पे भी रखो, तो वो सारी चीजें धीरे 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 आपको डेवलप करेगी, राइट। ओके, सो अनदर क्वेश्चन पे जाते हैं। स्पेशलाइजेशन कैसे पता करें कि हम कौन से स्पेशलाइजेशन के अंदर हमें जाना चाहिए? यस उत्साह। ये काफी ट्रिकी क्वेश्चन। आई वुड से कि स्पेशलाइजेशन, लाइक इन माय केस अगर मैं मेरी बात करूँ तो भी वो चेंज होता रहता है, राइट। और वो अभी नहीं पता चलता, मतलब इट टेक्स अ वेरी लॉन्ग टाइम कि आपको पता लगे कि आपका इंटरेस्ट किस में है। तो अभी आप स्पेशलाइजेशन का मत सोचो। माय पॉइंट इज लाइक अभी आप सब जो भी मिलता है सब सब करो अच्छे से। फिर आपको धीरे धीरे पता चलेगा कि यार मुझे ये चीज पसंद है, ये चीज पसंद है, ये ज्यादा पसंद है। फिर वो धीरे धीरे फिल्टर अप्लाई होते जाएंगे। और आई एम नॉट श्योर कितना टाइम लगता है, बट अराउंड मेरे केस में तो अभी भी मुझे स्पेशलाइजेशन पता नहीं चला कि कौन से अच्छा है। सब एक्सप्लोर करो, फिर एक बार देखो कि कौन सा अच्छा है, बिकॉज आपकी प्रायोरिटीज भी चेंज होती है लाइफ में, राइट। कभी आपको लगता है कि मुझे बहुत ही अच्छे से काम करना है, फिर सेटल हो जाओगे 10-15 साल बाद, फिर आपको लगेगा नहीं अभी मुझे वर्क लाइफ बैलेंस चाहिए, राइट, तो मेरी प्रायोरिटी अलग है। तो प्रायोरिटी वाइज भी आपका स्पेशलाइजेशन चेंज हो सकता है। सो डोंट गो फॉर एनी स्पेशलाइजेशन राइट नाउ, सब करो जो भी मिलता है, एंड देन ओवर अ पीरियड यू विल स्टार्ट रियलाइजिंग कि मुझे ये पसंद है, तो फिर यू गो अहेड विद दैट। राइट राइट राइट। यस यस प्रथम, आप कुछ स्पेशलाइजेशन के लिए आपके इनपुट्स देना चाहोगे? जैसे अगर आप एमबीए स्पेशलाइजेशन की बात कर रहे हैं तो आपको फर्स्ट ईयर, मतलब फॉर मी आई गेस सबके लिए भी ऐसे होगा कि फर्स्ट ईयर के अंदर आपको सारे सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं। हर स्पेशलाइजेशन का आपको मार्केटिंग का पढ़ाया जाएगा, फाइनेंस का पढ़ाया जाएगा, एचआर का पढ़ाया जाएगा, ऑपरेशंस का पढ़ाया जाएगा। तो आपको समझ में थोड़ा बहुत आता है कि हाँ मतलब मैं फाइनेंस में अच्छा हूँ या मैं एचआर में अच्छा हूँ या किसी एक्सवाइजेड किस में भी अच्छा हूँ। तो उस हिसाब से आप सेकंड ईयर में अपने सब्जेक्ट सिलेक्ट कर सकते हैं। एंड सेकंड थिंग इज कि अभी आप अपना स्पेशलाइजेशन के बारे में सोचें कि मेरे को एमबीए में क्या स्पेशलाइजेशन करना चाहिए। अगर आप कॉलेज स्पेसिफिक है, लाइक इफ यू आर गोइंग, जैसे सर ने बोला था टिस जाना है आपको सोशल वर्क में, अगर ऐसा कुछ है आपका, अगर इंटरेस्ट वाइज है कि हाँ मेरा इतना अच्छा माइका में जाना है मेरे को बिकॉज आई वांट टू बी अ ब्रांड मैनेजर समथिंग लाइक दैट, तो दैट्स अ टोटली डिफरेंट केस। अगर सिर्फ आपको एमबीए फॉर मतलब अगर इस रीजन से करना है तो आप ठीक है, अपना स्पेशलाइजेशन आपको अभी चूज करना पड़ेगा। बट अगर ये नहीं है तो आई आई वुड से कि आप अभी इस चीज के पीछे अपना टाइम थोड़ा वेस्ट नहीं कीजिए ये सोचने के लिए कि राइट मेरे को क्या स्पेशलाइज लेना है, जो कि आपको अभी तो लेना ही नहीं है। क्योंकि आज से आपको 1.5-2 साल बाद सोचना चाहिए, वो आप अभी से मतलब आई राइट। डोंट थिंक इट मैटर। तो सो गाइस, जैसे बताया उत्सव ने और प्रथम ने, क्या देखो स्पेशलाइजेशन कुछ नहीं होता, वो आपके जैसे जैसे आपके गोल्स चेंज होते हैं, वैसे वैसे आपके प्रायोरिटीज चेंज होते हैं, वैसे वैसे आपके स्पेशलाइजेशन चेंज होते हैं, है ना। अगर आप एमबीए स्पेशलाइजेशन की बात करो तो फर्स्ट ईयर में तो आपको सारी चीजें पढ़ाई जाएगी, आपको एचआर भी पढ़ना पड़ेगा, है ना, आपको फाइनेंस भी पढ़ना पड़ेगा, मार्केटिंग भी पढ़ना पड़ेगा। तब आपको बहुत सारी चीजें क्लियरिटी आ जाएगी कि यार आपका इंटरेस्ट किस पे जा रहा है, ठीक है। देन आफ्टर, और ऐसा है कि भाई दो फील्ड में मुझे इंटरेस्ट जा रहा है, देन जैसे प्रथम ने बोला आप ड्यूअल स्पेशलाइजेशन भी कर सकते हो, क्योंकि अभी वो भी ओपन है, सो कर सकते हो। तो अभी उसके बारे में मत सोचो, उसके बारे में अभी साइड में रख दो, अभी जस्ट कैट को अच्छे से क्रैक करो, अच्छे से एग्जाम के लिए प्रिपेयर करो, स्पेशलाइजेशन के लिए हमारे लिए अभी टाइम है। बहुत सारे स्टूडेंट ने सिलेबस पूछा है, तो गाइस जिन्होंने अगर सिलेबस पूछा है, तो सिलेबस आपको जहां से ये लिंक मिली है, जिस फैकल्टी जिस मैडम ने आपको ये लिंक भेजा है, तो वो सिलेबस आपको गाइड कर देंगे, राइट, कि इस एग्जाम को और इस एग्जाम में क्या सिलेबस डिफरेंट है। वो सारी चीजें, सिलेबस के क्वेश्चन हम यहाँ पे अभी नहीं लेंगे, सो सिलेबस के अलावा के क्वेश्चन लेते। माय क्वेश्चन इज टू उत्सव सर दैट what is difficulties he faced during lecture in classroom with faculties while they speak on describe the concept in English. Okay, as he said, he is from Gujarat like me, because I am also from Gujarat, yeah, Gujarati medium student in 12th. So उत्सव, आपके लिए क्वेश्चन है कि आपने क्या डिफिकल्टी फेस किए थे ड्यूरिंग द लेक्चर इन आईएम्स, कि जहां पे फैकल्टीज जो कॉन्सेप्ट है वो इंग्लिश में समझाते हैं या एलोबरेट करते हैं। सो व्हाट यू फील, मतलब एट दैट टाइम कि क्लास के अंदर जो फर्स्ट है, ये पहले सेमेस्टर में ही आता है, उसके बाद आप ट्यून हो जाते हो, राइट। यस उत्सव, ओवर टू यू। दैट्स अ गुड क्वेश्चन। सो जस्ट अ क्लैरिफाइंग थिंग कि मैं गुजरात से था, लेकिन आई डिड माय आई डिड फ्रॉम इंग्लिश मीडियम। बट द ओनली थिंग इज अगेन इट्स अ चैलेंज, राइट, बिकॉज जहाँ पे वो फैकल्टीज होती है दे आर फ्रॉम साउथ इंडिया,
या ऐसी जगह से होती है, उनके एक्सेंट अलग होते हैं, राइट? राइट। और वो काफी फास्ट भी बोलते हैं, और कुछ कुछ फॉरेन फैकल्टीज भी होती है। सो इनिशियली आपको थोड़ा डिफिकल्ट लगता है, बिकॉज आपको क्या करना पड़ता है, जैसे सेकेंड ईयर हमारा ऑनलाइन था तो हम फिर से लेक्चर सुन सकते थे, राइट? रिकॉर्डिंग होता था हमारे पास। Right. या तो अगर ऑफलाइन क्लासेस होते हैं तो आप कोई फ्रेंड से नोट्स मांग लिए या उनको पूछ लिया कि क्या समझाया। सो पहले एज एज शैलेश सर सेड, पहले टाइम में प्रॉब्लम होता है पहले सेम में, लेकिन फिर क्या होता है, फैकल्टीज चेंज होती रहती है और आपका भी यू आल्सो गेट एक्लेमेटाइज कि भाई अच्छा ये जो है वो यही है, तो आप भी धीरे धीरे स्टार्ट ग्रैबिंग दिस थिंग्स। और क्या होता है कि आईएम्स में जनरली लोग आपके साथ जो होते हैं वो अलग अलग सिटीज से होते हैं, अलग अलग स्टेट से होते हैं, तो आप कॉमन लैंग्वेज इंग्लिश ही होता है मोस्टली, तो आप इंग्लिश में उनके साथ भी बात करते हो, तो ओवर अ पीरियड आपका भी इंग्लिश अच्छा हो जाता है और आपको भी इजी रहता है लेक्चर समझने में। सो आई वुड से फर्स्ट सेम में थोड़ा ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा, बट देन यू विल सेटल डाउन। यस यस गाइस, देखो जो फॉरेन फैकल्टीज आएंगे है ना, तो मतलब इट्स डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड देयर एक्सेंट, कि वहां पे आपको थोड़ी डिफिकल्टीज आएंगी, बट अगेन वो फर्स्ट सेमेस्टर में आएगी। धीरे धीरे आप खुद ट्यून हो जाओगे। और अगेन जैसे उत्सव ने बताया, फ्रेंड्स जो है उनसे नोट्स ले लो, है ना, उनसे कॉन्सेप्ट समझ लो कि आज क्या समझाया है। तो थोड़ा मेहनत आपको भी करना पड़ेगा, और वो करोगे तो धीरे धीरे ट्यून हो जाओगे, फिर बाकी के 1.5 साल आपको दिक्कत नहीं होगी। ओके गाइस, और जिनके, क्योंकि जो सिलेबस के क्वेश्चंस थे तो हम नहीं दे पाए और ऑलरेडी टाइम भी हो चुका है। सो गाइस, अगर आपको मॉक के बारे में चाहिए कि अगर मॉक सर लिखना है, सो ई कोचिंग के अंदर फ्री मॉक आप लिख सकते हो, जहां पे हमने एक एमएमटी पोर्टल रखा है, मेक माई ओन टेस्ट। आप खुद टेस्ट बना सकते हो, है ना, खुद एक्सप्लोर कर सकते हो, खुद मॉक लिख सकते हो, उसके सॉल्यूशंस भी अवेलेबल है। और आप वो फ्री में है, ऐसा कोई ऐसा चार्ज नहीं है कि उसके लिए आपको कोई पेमेंट करना पड़ेगा एंड ऑल, वो फ्री में है। सो आपको जहां से ये लिंक मिला है, और जिसको सिलेबस जानना है कि सर दोनों एग्जाम्स के बारे में, क्योंकि मुझे यहाँ पे बोला कि सर जेट का और कैट के सिलेबस में क्या डिफरेंस है, गाइस पूरा सिमिलर सिलेबस है। स्टिल अगर आपको सिलेबस जानना है कि क्या पेपर पैटर्न होता है, क्या सिलेबस होता है, तो आपको जहां से ये लिंक मिला है, राइट, सो वो उन मैडम या उन सर से आप कांटेक्ट कीजिए, वो आपको बता देंगे। What time did you okay, उत्सव सर, एक अनदर क्वेश्चन आया है आपके लिए। उत्सव सर, what time did you study and what subject did you do at your time? आपने कौन से सब्जेक्ट्स के अंदर स्टडी किया है, और आपने किस टाइम पे स्टडी किया है? ओके, मतलब ये कैट के रिलेटेड है या आईएम्स में कौन से सब्जेक्ट्स थे? मतलब वैसा, अगर डियर आप वो कर सकते हो एक्सप्लोर, कि आपने कैट के बारे में पूछा है या आईएम्स के बारे में पूछा है, कि उन्होंने आईएम्स के अंदर किस टाइम पे स्टडी किया एंड ऑल, या फिर कैट के लिए, कैट कैट। अच्छा, ओके। सो कैट में मेन जो डिफिकल्टी थी मेरे लिए वो क्वांट थी, बिकॉज मैं कॉमर्स बैकग्राउंड से था, तो मुझे क्वांट इतना ज्यादा नहीं आता था। तो मैंने बहुत बेसिक से स्टार्ट किया था, लाइक इंजीनियर्स जो होंगे उन्होंने नहीं किया होगा, लेकिन आई स्टार्टेड फ्रॉम वेरी बेसिक, कि ये कॉन्सेप्ट्स क्या होते हैं, कैसे होते हैं, सब पहले बेसिक क्लियर किया। राइट। फिर धीरे धीरे मैं एडवांस लेवल होते गया, और इसमें ये है कि जैसे मेरा क्रैश कोर्स था, बिकॉज मुझे 5 महीने में करना था, तो मेरे पास कम टाइम था, तो मैं ऐसा करता था कि बेसिक आई यूज टू स्टडी अ लॉट। और इम्पोर्टेंट ये था कि अपना फिक्स टाइम होता है, जैसे मुझे रात को ज्यादा टाइम स्टडी करने को पसंद था, तो मैं रात को 1-2 बजे तक पढ़ता था। और जो भी पढ़ता था आई यूज टू बी वेरी डेडिकेटेड, मतलब ऐसा नहीं कि भाई अच्छा ठीक है पढ़ लेते हैं, टीवी देख देख के पढ़ते हैं या फिर किसी से बात कर करके पढ़ते हैं। सो जो भी टाइम आप आई वाज यूज्ड टू गिव इन, वो ऐसा था कि पर्टिकुलर था कि भाई 4 घंटे पढ़ना है, तो फुल ऑन कंसंट्रेशन के साथ फोन साइड में रख के 4 घंटा पढ़ना है। राइट। तो मेजरली मैंने क्वांट पे फोकस किया था, और सेकंड था वो था इंग्लिश, बिकॉज इंग्लिश वाज आल्सो लाइक कैट में थोड़ा अलग लेवल पूछते हैं वो लोग। तो इट इज इम्पोर्टेंट कि आप एवरी डे टाइम दो कॉलेज में, कि भाई मेरे को यही करना है एवरी डे, कि इंग्लिश तो मेरे को 1 घंटा करना ही करना है। तो रेगुलरिटी मेंटेन करो कोई ऐसे सब्जेक्ट में जिसमें आपको लगता है कि आपको एवरीडे प्रिप चाहिए। राइट राइट। सो गाइस, ऐसा मतलब आपको जो टाइम अच्छा लगे, है ना, बहुत सारे स्टूडेंट ऐसा होता है अर्ली मॉर्निंग स्टडी उनको अच्छा लगता है, कोई स्टूडेंट ऐसा होता है कि लेट नाइट तक अगर आप स्टडी कर सकते हो तो, बट जो भी टाइम आप सिलेक्ट करो, कोई फिक्स टाइम नहीं होता, बेस्ड ऑन यू कि आपको कौन सा टाइम पसंद है। बट हाँ, जैसे उत्सव ने बोला कि यार
सारी चीजें फिर साइड में हटा दो, फिर मैं टीवी के सामने नहीं बैठूंगा, या फिर मैं मोबाइल में गेम खेलते खेलते नहीं पढ़ूंगा, या मोबाइल के अंदर मेरा ध्यान तो मोबाइल में यार किसी का भी मैसेज आएगा या आएगा, सब साइड में हटा के मैं तो ये बोलूंगा स्विच ऑफ करके बैठ जाओ 100%। जो भी अगर आप 2 घंटा निकालते हो, 3 घंटा पढ़ाई के लिए निकालते हो, बट वो फिर 100% वो नंबर ऑफ आवर्स सिर्फ वही प्रिपरेशन के लिए डेडिकेटेड होने चाहिए, राइट? ओके, वंस अगेन होप सबके क्वेश्चंस के आंसर दिए हैं यहाँ पे, और किसी का अगर रह गया है तो आप पर्सनली भी, मेरा नंबर ऑलरेडी आपके पास होगा, या आपको जहां से लिंक मिला उनसे मेरा नंबर लेके आप कांटेक्ट कर सकते हो। सो वंस अगेन थैंक्स उत्सव फॉर, आपने आपका बहुत अच्छा टाइम दिया स्टूडेंट्स को, और थैंक्स प्रथम कि आप संडे को, मैंने संडे को 11 बजे आपका टाइम लिया है, राइट? सो थैंक्स अ लॉट फॉर कमिंग। ओके, चलिए, ऑल द बेस्ट। Thank you, sir, and all the best to all the students. See Thanks you a on the lot, other sir, for side. giving such a great platform. Yeah, thank you Pratham, thank you Utsav. Okay guys, thanks Thank a you. lot for coming. Okay, chaliye, bye, all the best for your career. Okay, chaliye, bye.